तो नेक्स्ट लेक्चर पे बढ़ते हैं पैराबोला के। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला दिखने में तो जो हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला है वो इस तरीके से होता है। तो इसमें ऐसे इनसाइड और आउटसाइड वाली कोई चीज़ तो है नहीं, लेकिन जो जो इसका था, तो फोकस जिस एरिया में बाउंडेड है इस वाले को हम इनसाइड बोलते हैं। यानी इस कर्व के लेफ्ट में जितने भी पॉइंट आ रहे हैं इसके बीच में वो सारे इनसाइड है, और यहाँ जितने भी पॉइंट हैं, यहाँ जितना भी इस एरिया में वो आउटसाइड है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड पैराबोला की बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड पैराबोला एक हमारा है y² = 4ax। अब मैं इस पे एक पॉइंट ले लेता हूँ x1, y1। ये तो इसके ऊपर है, तो इसके ऊपर है तो वो तो सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, यानी y1² - 4ax1 क्या है, वो 0 है, बिकॉज दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस पैराबोला। अब मैं एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ, तो उसका एब्सिस तो x1 ही होगा, और ऑर्डिनेट कुछ y2 ले लेता हूँ। अब क्लियरली इस फिगर से मैं ये बोल सकता हूँ लेंथ ऑफ y2 इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ y1। तो y2 इज ग्रेटर देन y1। अगर ये पॉइंट ऐसे नीचे होता तो मैं ये नहीं बोल सकता, लेकिन अगर ये नीचे भी होता तो मैं एक चीज़ क्लियरली बोल सकता था, y2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन y1 का स्क्वायर, क्योंकि उसकी दूरी जो है एक्सिस से ज़्यादा है, तो वो बाहर है। y2 की दूरी एक्सिस से जितनी है और y1 की जो दूरी है, जो पॉइंट x1, y1 इस पर लाई कर रहा है, उसकी जो दूरी है और जो बाहर लाई कर रहा है उसकी दूरी ज़्यादा है। तो इधर भी अगर होता तो ये लेंथ इसके कंपैरिजन में कम होती, तो ये तो मैं कंफर्म तरीके से बोल सकता हूँ। तो y2² शुड बी ग्रेटर देन y1², और y1² यहाँ पे क्या था, 4ax1 था, तो y2² शुड बी ग्रेटर देन 4ax1, यानी y2² - 4ax1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो कोई भी पैराबोला, जैसे ये बाहर था पैराबोला, तो पैराबोला के तो क्या कंडीशन आ रही है आउटसाइड की, ये कंडीशन हम आउटसाइड के लिए लिख रहे हैं। तो कंडीशन ये आ रही है कि उसमें अगर पॉइंट रखो स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी y² - 4ax में अगर वो पॉइंट रखो तो क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर y1² - 4ax1 ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है आउटसाइड है पॉइंट। इज इक्वल टू 0 हुआ, तो वो तो हमने देख लिया, इज इक्वल टू 0 पे ऑन है, और इसीलिए स्मॉलर देन 0 हुआ तो वो इनसाइड है। ठीक है, अगर मैंने पॉइंट यहाँ पे लिया होता तो मैं ये पॉइंट लिया होता मैंने x1, y2, तो यहाँ पे ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती, तो हर जगह रिवर्स हो जाती। ठीक है, फाइनली हर स्टेप में देख लो। तो स्टैंडर्ड पैराबोला में पॉइंट रखने पे अगर, और पॉइंट किस तरीके से रखना है, ऐसा नहीं किसी ने स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन जो है ये y² = 4ax है, कोई ऐसे भी लिख सकता है 4ax - y²। अब ये नहीं है कि इसमें x1, y1 डालेंगे तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये इस तरीके से नहीं लिखा हुआ, इस तरीके से नहीं लिखा हुआ। अगर इस तरीके से लिखा होता तब डालने पे इसमें ग्रेटर देन 0 आने पे होता है। तो स्टैंडर्ड पैराबोला में तो तुम पहचान जाओगे कि क्या करना है, कि ग्रेटर देन 0 साइन कब लगाना है। लेकिन अगर हमें मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टैंडर्ड पैराबोला जो y² = 4ax है, उसमें तो तुम पहचान जाओगे कि पॉइंट रख दिया तो इस फॉर्म में अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो आउटसाइड है, इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो ऑन है, लेस देन 0 आ रहा है तो इनसाइड है।
लेकिन मैं अगर पैराबोला को कुछ इस तरीके से लिख दूं जो हमारी सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन है, तो इसमें तो हमें पता नहीं है कि ये ऐसा लिखा हुआ है या ऐसा लिखा हुआ है। इन दोनों में अंतर क्या है, माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ है, तो हमें पता नहीं है कि स्टैंडर्ड ये वाली फॉर्म जो है वो ऐसे लिखी है या ऐसे लिखी है। तो हम क्या कर लेंगे, हमें एक थंब रूल मालूम है कि जो फोकस है वो अंदर होता है, तो फोकस निकाल लो उस पैराबोला का। अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो उसका फोकस निकाल लो और फोकस रख के देखो इसमें। अगर फोकस रख के नेगेटिव आ रहा है तो जितने भी पॉइंट इनसाइड होंगे वो नेगेटिव ही देंगे और जो बाहर वाले पॉइंट होंगे वो पॉजिटिव देंगे। अगर फोकस इसमें रखने पे पॉजिटिव आ रहा है तो अंदर वाले पॉइंट पॉजिटिव देंगे और बाहर वाले पॉइंट नेगेटिव देंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग टू पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ अ पैराबोला। एक पैराबोला है, उसके दो पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बतानी है। तो इसकी इक्वेशन जो है वो हम पैरामेट्रिक फॉर्म में निकालेंगे। वो इसलिए निकाल रहे हैं बिकॉज पैरामेट्रिक फॉर्म में जब हम निकालेंगे तो हमें दिखेगा कि इसको याद करना बहुत आसान होगा। ठीक है, इस इक्वेशन को याद करना बहुत आसान होगा। तो इसको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इसको T1 मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 8T1 स्क्वायर कॉमा 2AT1, और इसका T2 मान लेता हूँ तो ये हो जाएगा 8T2 स्क्वायर कॉमा 2AT2। तो इसका स्लोप निकालो, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी 2AT1 माइनस 2AT2 अपॉन AT1 स्क्वायर माइनस AT2 स्क्वायर। तो जो स्लोप है इस लाइन का वो आ रहा है, क्या आ रहा है, तो A ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर बचेगा 2 टाइम्स T1 माइनस T2, और नीचे फैक्टराइज करने के बाद T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर को फैक्टराइज करने के बाद वो T1 माइनस T2 कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा। ठीक है, अब हमें स्लोप पता है और 2 पॉइंट पता है। वैसे तो 2 पॉइंट फॉर्म से भी निकाल सकते थे, लेकिन स्लोप ताकि तुम्हें ये भी अगर याद रख सको तो याद रखो। इनफैक्ट याद रख पाएंगे हम जब इक्वेशन देखोगे तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स, यानी स्लोप टाइम्स x माइनस x1। तो यहां से ये आ रहा है y इज इक्वल टू ट्वाइस x अपॉन T1 प्लस T2 माइनस 8T1 स्क्वायर ट्वाइस 8T1 स्क्वायर अपॉन T1 प्लस T2, और इसको राइट साइड में ले गए तो प्लस 2AT1। तो ये फाइनली हो गया y इज इक्वल टू 2/T1 प्लस T2 टाइम्स x, और यहाँ एलसीएम लो, तो एलसीएम लेने पे आएगा माइनस 2AT1 स्क्वायर प्लस 2AT1 इंटू T1 प्लस T2। y इज इक्वल टू 2 अपॉन T1 प्लस T2 इंटू x। अच्छा, ये माइनस 2AT1 स्क्वायर और प्लस 2AT1 स्क्वायर ये कट कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली ऊपर बचेगा ट्वाइस AT1 T2। ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी और ये वाली टर्म बचेगी डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। अब ये देखो, ये याद रखना आसान है, ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू x अपॉन am। दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a प्लस b/2। तो यहाँ T1 और T2 का अर्थमेटिक मीन क्या है, T1 प्लस T2/2। तो ये x अपॉन am लिखा हुआ है, और इसको देखोगे a को अगर अलग रख ले तो 2T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, वो क्या लिखा हुआ है, वो HM लिखा हुआ है, तो 8 टाइम्स HM। ये इक्वेशन हो गई।
फाइनली। तो फाइनली जो हमारी इक्वेशन बची थी वो क्या बची थी, y इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स अपॉन T1 प्लस T2 प्लस 2a टाइम्स T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। अब मान लो ये जो कॉर्ड है ये एक्सिस को c,0 पे क्रॉस कर रहा है, c,0 पे क्रॉस कर रहा है। तो T1 और T2 के बीच में रिलेशन क्या होगा, तो मैं c,0 को अगर ये क्रॉस कर रहा है तो c,0 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो c,0 रखा तो y0 रखा, x की जगह c रखा, तो ये आ गया। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ऐसा कुछ बचेगा, 2c प्लस 2a T1 T2 इज इक्वल टू 0, या फिर हम बोले T1 T2 इज इक्वल टू माइनस c अपॉन a। तो ये हमें याद रखना है कि अगर एक फोकल कॉर्ड तो ये हमें याद रखना है कि अगर एक कॉर्ड पैराबोला का c,0 से पास हो रहा है, स्टैंडर्ड पैराबोला का, तो T1 T2 की वैल्यू जो है वो माइनस c अपॉन a होगी। अब इस कॉर्ड को हम और स्पेशल बना देते हैं कि c,0 से ना पास करके इसको फोकस से, यानी c की जगह हम a लिख देते हैं। तो c की जगह अगर a लिख देंगे, c की जगह इफ c इज इक्वल टू a, तो ये क्या हो जाएगा, फोकल कॉर्ड हो जाएगा, फोकल कॉर्ड हो जाएगा। और फोकल कॉर्ड के केस में c की जगह यहाँ पे a रखो तो क्या आ रहा है, T1 T2 इज इक्वल टू -1। तो अब मैं सारी बात फोकल कॉर्ड के बारे में करने वाला हूँ। तो हम सारी बात फोकल कॉर्ड के बारे में करने वाले हैं। तो फोकल कॉर्ड के केस में हमने देख लिया T1 T2 इज इक्वल टू -1, ये T1 है, यहाँ पे T2 है, तो ठीक है। अगर T1 T2 इज इक्वल टू -1 है तो T2 को मैं लिख सकता हूँ -1 अपॉन T1। और ये कोऑर्डिनेट्स क्या थे, ये कोऑर्डिनेट्स थे हमारे a_T2 स्क्वायर, 2a_T2। तो T2 की जगह -1 अपॉन T1 रखो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a अपॉन T1 स्क्वायर, -2a अपॉन T1। तो ये हमारे एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड होगा कि हमें एक पॉइंट का पैरामीटर T1 मालूम है तो दूसरे का -1 अपॉन T1 होगा, तो उस अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। ये भी हमें याद रखना है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड की। तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड निकालने के लिए मैं डायरेक्ट्रिक्स भी बना लेता हूँ। वो बनाने से फ़ायदा क्या है वो अभी दिखेगा कि ये पॉइंट P मान लो, ये फोकल कॉर्ड को तो फोकस को तो F लिखते हैं और इसको Q मान लो। तो हमें PQ की लेंथ अगर पता करनी है तो PQ इज इक्वल टू PF प्लस FQ, ये मैं लिख सकता हूँ। और हमें मालूम है लेंथ ऑफ PF, PF की जो लेंथ है वो PM के बराबर होगी। ये तो फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी थी। और वो कितनी होती थी, ये लेंथ है a और ये लेंथ है x। अगर ये x, y पॉइंट है तो x प्लस a, तो PM की डिस्टेंस जो हो जाएगी वो a प्लस x, यहाँ पे कितना है a_T1 स्क्वायर। इसके बाद ऐसे ही FQ की लेंथ PM डैश के बराबर होगी। और ये लेंथ कितनी है, ये अगेन a प्लस ये वाला x, यानी a प्लस a/T1 स्क्वायर। अब इस पूरे में से a कॉमन ले लो तो देखो क्या बचा है, T1 स्क्वायर प्लस 1/T1 स्क्वायर प्लस 2, विच इज a टाइम्स T1 प्लस 1/T1 का होल स्क्वायर। तो ये याद रखना काफ़ी आसान है कि फोकल कॉर्ड की लेंथ इतनी होती है। अगर हमें मालूम है एक पैरामीटर T1 तो उसका रेसिप्रोकल लिखो, दोनों का सम का स्क्वायर इनटू a। ये हमारी फोकल कॉर्ड की लेंथ हो गई।
चलो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि LO L' and MO M' are two chords of a parabola this एक पैराबोला है, उसका एक कॉर्ड है LO L', हमें दिया हुआ है कि O जो है एक्सेस पे पॉइंट है, और दूसरा MO M'। रेडिकल एक्सेस, अच्छा रेडिकल एक्सेस कैसे मिलता है? तो अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो रेडिकल एक्सेस में याद दिला दूं कि दो स्टैंडर्ड सर्कल को सब्ट्रैक्ट करने पर रेडिकल एक्सेस मिल जाता है। अच्छा, तो ये जो दोनों कॉर्ड है वो सेम पॉइंट से पास हो रही है, तो मैं इसको C,0 बोल देता हूँ। तो बोला हुआ है कि रेडिकल एक्सेस जो है वो वर्टेक्स से पास होगा, ऐसा प्रूव करना है। तो मैंने अगर इसको C,0 से पास कर दिया और इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में T1 ले लेता हूँ, इसके मैं T2 ले लेता हूँ, इसका मैं T3 ले लेता हूँ और इसका T4 ले लेता हूँ। तो इसको डायमीटर मान के, तो डायमीटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल क्या होती है? x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये डायमीटर फॉर्म होती है अगर डायमीट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स x1, y1 एंड x2, y2 हैं। तो यहाँ पे हमने AT1 स्क्वायर, 2AT1 इस टाइप से लिया हुआ है। तो मैं लिख लेता हूँ LO L' को डायमीटर मान के जो सर्कल बनेगा उसकी इक्वेशन होगी x माइनस AT1 स्क्वायर इंटू x माइनस AT2 स्क्वायर, T1 T2 लिए ऑपोजिट में, प्लस y माइनस 2AT1 इंटू y माइनस 2AT2 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली MO M' के लिख सकते हैं हम, तो वो आ जाएगा x माइनस A T3 स्क्वायर इंटू x माइनस A T4 स्क्वायर प्लस y माइनस 2AT3 इंटू माइनस 2AT4। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं, वैसे तो डायमीटर फॉर्म में लिखे हुए हैं, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बोल दो 1 होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकता हूँ। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। इन दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ एक एक्स स्क्वायर बनेगा, यहाँ एक एक्स स्क्वायर बनेगा, वो तो हो जाएगा 0। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे वाई स्क्वायर बनेगा, ये भी वाई स्क्वायर बनेगा, वो भी हो जाएगा 0। एक्स कितने आएंगे इस वाली इक्वेशन में? तो इससे एक एक्स आएगा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से, और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से एक एक्स आएगा। तो कितने एक्स आ रहे हैं? तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है एक माइनस AT1 स्क्वायर, और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है एक माइनस AT2 स्क्वायर। ठीक है, माइनस कॉमन लेके मैं प्लस लगा लेता हूँ। इसमें से मैंने ये सब्ट्रैक्ट किया है, तो एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ कितने एक्स आ रहे हैं? तो एक इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है, वो आ रहा है माइनस एक्स AT3 स्क्वायर, लेकिन वो प्लस हो जाएगा बिकॉज हमने इससे सब्ट्रैक्ट किया है। तो प्लस AT3 स्क्वायर और प्लस AT4 स्क्वायर प्लस होने वाला है, और इन सब के आगे इन सब में एक्स से मल्टीप्लिकेशन है। और कांस्टेंट टर्म क्या आने वाला है? तो यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा कांस्टेंट टर्म, तो क्या आ रहा है? A स्क्वायर T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ रहा है? A स्क्वायर T3 स्क्वायर T4 स्क्वायर, और सब्ट्रैक्ट किया, तो ये आ गया इसके नीचे। सिमिलरली अगर मैं y स्क्वायर के नीचे देखूंगा तो y का कोफिशिएंट क्या आने वाला है? तो यहाँ से माइनस वाले और यहाँ से प्लस वाले, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करके माइनस हो जाएगा। तो प्लस वाला कितना आ रहा है? एक आ रहा है 2AT3 प्लस 2AT4 माइनस 2AT1 माइनस 2AT2। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म कितना आ रहा है? तो कांस्टेंट टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस आएगा, और अगेन सब्ट्रैक्ट करने पे ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस 2AT3
-4a² t3 t4, और इधर से जो आ रहा था प्लस वो आ जाएगा +4a² t1 t2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब देखो ये अगर c, 0 है तो t1 t2 की वैल्यू -c/a होनी चाहिए, और ये भी t3 और t4 है और ये भी सेम पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो t3 t4 की वैल्यू भी -c/a होनी चाहिए। तो t1 t2 और t3 t4 का मल्टीप्लिकेशन सेम है, तो उनका स्क्वायर भी सेम होगा। ये और ये बराबर है तो इनका स्क्वायर भी बराबर होगा, तो ये चीज़ तो 0 हो जाने वाली है। सिमिलरली देखो t1 t2 की वैल्यू जो है वही t3 t4 की वैल्यू है, बाकी सब तो सेम लिखा हुआ है, तो ये भी 0 होने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि इस लाइन की इक्वेशन, ये फाइनली लाइन की इक्वेशन मिल रही है, हमें लीनियर दिख रही है। इस लाइन की इक्वेशन में हमारे पास कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो कोई भी कांस्टेंट टर्म ना होने का मतलब क्या है, दैट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, और ओरिजिन इसका वर्टेक्स है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन प्रूफ हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं फिर। तो दूसरे क्वेश्चन में बोला हुआ है ऑल कॉर्ड्स ऑफ अ पैराबोला सबटेंडिंग अ राइट एंगल एट वर्टेक्स पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट 4, a। ये हमें प्रूफ करना है। तो स्टैंडर्ड पैराबोला में कोई भी कॉर्ड अगर वर्टेक्स पे 90 डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है ये वाला कॉर्ड, ये वाला कॉर्ड 90 डिग्री बना रहा है, तो प्रूफ करना है कि ये वाला पॉइंट 4a, 0 है। तो इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं at1 स्क्वायर, 2at1, इसके कोऑर्डिनेट लेते हैं at2 स्क्वायर, 2at2, और ये पॉइंट तो हमें पता है ओरिजिन 0, 0 है। अब इसका स्लोप निकालते हैं, तो वो हो जाएगा 2at1 - 0 अपॉन at1 स्क्वायर - 0, इस लाइन का स्लोप। तो 2at1 - 0 अपॉन at1 स्क्वायर - 0, तो a कैंसिल आउट हो गया और ऊपर नीचे एक t कैंसिल आउट हो गया, तो 2/t1 आ गया। सिमिलरली इसका निकालेंगे तो t1 की जगह बस t2 रखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका 2/t2 आ जाएगा। अब ये दोनों लाइन 90 डिग्री बना रही हैं, तो दो लाइन अगर आपस में 90 डिग्री बना रही है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। यानी t1 t2 कितना होना चाहिए, -4 होना चाहिए। और मेरे को मालूम है अगर, और मैं ये पॉइंट जो है वो c, 0 मान लेता हूँ। मेरे को 4a, 0 प्रूफ करना है तो c, 0 मान लेता हूँ। मेरे को मालूम है कि अगर ये c, 0 से पास होता है तो t1 t2 की वैल्यू -c/a होती है। ठीक है, तो t1 t2 की वैल्यू -c/a होती है, यानी ये -4 के इक्वल होना चाहिए, यानी c 4a के इक्वल होना चाहिए। तो ये प्रूफ हो गया कि ये 4a, 0 से पास होगा। चलो अगली चीज हम डिस्कस करते हैं, लाइन एंड अ पैराबोला। लाइन और पैराबोला के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकता है। तो जब हमने सर्कल में पढ़ा था ये सेम चीज, तो सर्कल और पैराबोला के बीच में 3 रिलेशन थे कि सर्कल के या तो बाहर से चला जाए, या तो सर्कल को टच करते हुए चला जाए यानी टेंजेंट, या फिर सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करते हुए चला जाए यानी सेकेंड। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशंस होंगी, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी एक्स्ट्रा कंडीशन और है जिसके बारे में मैं बात करूँगा। तो एक कंडीशन तो ये कि ये बाहर से चले जाए, एक कंडीशन ये कि इसको टच करते हुए चले जाए, एक कंडीशन ये कि इसको कट करते हुए चले जाए 2 पॉइंट पे, और एक ये भी हो सकता है कि केवल एक ही पॉइंट पे कट करे, ऐसा। ठीक है, ये टेंजेंट नहीं है लेकिन एक ही पॉइंट, ये एक्सेस के मैंने पैरेलल बनाया, एक ही जगह कट करेगा, ये आगे जाके कट नहीं करने वाला क्योंकि ये तो एक्सटेंड होता जा रहा है पैराबोला का पार्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये तो टेंजेंट वाला केस हो गया, इसको मैं 1 लिख लेता हूँ। ये सीकेंट वाला केस हो गया, इसको 2 लिख लेता हूँ, इसको मैं 3 लिख लेता हूँ, और इसको मैं 4 लिख लेता हूँ। लाइन की, पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन ले लेते हैं, y² = 4ax, और
लाइन की इक्वेशन में लिख लेता हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और हम देखते हैं कि ये 1 2 3 4 सिचुएशंस कैसे अराइज होती हैं। तो जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा, तो इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँगा और y की जगह मैंने ये लिख दिया, तो ये क्या लिखा, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। y की जगह मैंने ये पुट करके यहाँ रख दिया, तो ये देखो ये x में क्वाड्रेटिक आ गई, तो ये क्या आ गया, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और क्या है 2mc(x), 2mc, और इसको भी इधर ले आता हूँ, तो 2mc माइनस 4a टाइम्स x, इतने x है, और कांस्टेंट टर्म प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमें पता है कि अगर d इज इक्वल टू 0 होगा तो ये हमारा 1 आने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो इसका इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केवल एक ही रूट आएगा, तो एक ही रूट आएगा, तो वो ये वाला केस है कि एक ही जगह टच कर रहा है। अच्छा, इस वाले के बारे में बात करेंगे, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये कुछ और है कि ये तुम्हें लग सकता है d इज इक्वल टू 0 पे ये भी एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो एक पॉइंट तो इस d इज इक्वल टू 0 करने पे इसमें भी आ रहा है, तो ये किसी और तरीके से आएगा। और d ग्रेटर देन 0 पे सेकेंड वाला केस अराइज होना चाहिए कि दो जगह कट कर रहा है, क्योंकि d ग्रेटर देन 0 होता है तो दो पॉइंट्स पे कट कर रहा होता है, दो रूट्स होते हैं तो दो पॉइंट्स पे कट कर रहा होता है। और तीसरा d लेस देन 0 होने पे थर्ड केस अराइज होना चाहिए। अच्छा, फोर्थ केस कब अराइज होगा, तो ये एक ही जगह कट कर रहा है, तो ये एक ही जगह अगर कट कर रहा है तो वो ऐसे हो सकता है कि अगर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही ना बने, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं कब बन सकती, तो ये तब हो सकता है जब m की वैल्यू 0 दिख भी रहा है हमें, हमने स्लोप क्या 0 एक्सेस के पैरेलल रखा है, तो इस 0 स्लोप का है ना, ये y इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट आ रहा है, तो यहाँ पे ये सी स्क्वायर बचेगा केवल, ठीक है, तो यहाँ पे केवल सी स्क्वायर हो रहा होगा, ये एम एक्स 0 हो गया तो m तो 0 हो गया, ठीक है, m 0 हो जाएगा तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो गायब हो गया, तो हमें दिख रहा है x की एक ही वैल्यू आ रही है, तो ये तब होगा जब स्लोप इज पैरेलल टू, यानी लाइन इज पैरेलल टू एक्सिस। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा d इज इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो d इज इक्वल टू 0 यानी d स्क्वायर यानी 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac 0। अब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 किया तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 16mca माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये दो टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, 16 कॉमन लेके हमने हटा दिया, तो ये बचा a स्क्वायर इज इक्वल टू mca, यानी c इज इक्वल टू a अपॉन m। ठीक है, तो फॉर c इज इक्वल टू a अपॉन m, फॉर c इज इक्वल टू a अपॉन m, एनी लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c इज टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो y इज इक्वल टू mx, c की जगह क्या रखना है, a अपॉन m, तो ये हमारा टेंजेंट होगा। ठीक है, ये हमारा टेंजेंट होगा स्टैंडर्ड पैराबोला को किसी भी m के लिए एक्सेप्ट m इज इक्वल टू 0। m 0 नहीं होना चाहिए, m 0 हो गया तो ये तो डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, और m 0 तो हमें पता है कि ये स्लोप वाले केस जब पैरेलल टू एक्सिस वो एक जगह कट करने वाला केस था। ठीक है, तो ये हमारी सारी चीज़ हो गई टेंजेंट के बारे में कि स्लोप फॉर्म में। ठीक है, थोड़ा सा और जान लेते हैं स्लोप फॉर्म के बारे में। तो ये स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन, स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट ऑफ अ पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला हो गया। अब मेरे को पता करना है कि ये कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है,
तो सपोज ये पॉइंट P है ना, और इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1 है। तो ये इस लाइन पे भी है, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो P पॉइंट इसमें हम रख देते हैं। तो y की जगह हमने रखा 2a t1 और x की जगह रखा a t1 स्क्वायर और a बाई एम। a कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा ट्वाइस t1 इज इक्वल टू m t1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m। अब इसको m में क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करो तो ये पूरा आ जाएगा m स्क्वायर t1 स्क्वायर माइनस 2m t1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्लियरली ये लिखा हुआ है mt1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो ये क्लियरली ये लिखा हुआ है, यानी mt1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी t1 की जगह 1 बाई m लिखा जा सकता है। ठीक है, तो किस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो t1 की जगह 1 बाई m रख दो। तो t1 की जगह 1 बाई m रखा तो आ गया a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई m। तो दिस टेंजेंट टू द स्टैंडर्ड पैराबोला टचेस एट a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई m। तो हमें ये चीज़ याद रखनी होगी कि पॉइंट जहाँ पे टच कर रहा है और स्लोप के बीच में ये रिलेशन है। तो स्लोप अगर हमें दिया हुआ है तो हम पॉइंट डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अगर हमें पॉइंट दिया हुआ है तो वहाँ से पॉइंट दिया हुआ है ये, तो इसको 2a से डिवाइड करके t निकाल लो, और 2a से डिवाइड करके अगर हम t निकाल लेंगे तो t से हमारे पास m आ जाएगा और हमारे पास लाइन आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मान लो हमें इसकी फॉर्म में t की फॉर्म में ना रख के मेरे को m की फॉर्म में ना रख के मेरे को t की फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन, मेरे को पॉइंट दिया होता है और टेंजेंट की इक्वेशन पता करनी होती। तो हमें t1 की जगह क्या रखना है, t की जगह m की जगह क्या रखना है, m की जगह मेरे को 1 बाई t1 रखना है। m की जगह मैं 1 बाई t1 लिख सकता हूँ, तो m की जगह 1 बाई t1 रख दो यहाँ पे, तो ये आ गया y इज इक्वल टू x बाई t1 प्लस a t1। m की जगह 1 बाई t1 रखा तो यहाँ से आ गया y t1 इज इक्वल टू x प्लस a t1 स्क्वायर। तो ये इसको हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट। तो वो क्या है, वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है, वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, और वो कहाँ टच कर रहा है, ए टी स्क्वायर कॉमा 2a t1 में, 2a t में, इस केस में a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1 में।